तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले समझेंगे कि एक सेल क्या करता है, सेल का काम क्या होता है। सेल की क्लासिफिकेशन देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में। उसके बाद हम ईएमएफ पे आएंगे और फिर लास्ट में सबसे आएंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सेल का क्या काम है ये समझते हैं। बच्चों, एक सेल क्या करता है? हमें करंट सप्लाई करता है। हमने आज तक यही पढ़ा है कि जैसे हम इसको एक वर्टिकल बार से दिखाते हैं, ऐसे एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। यहाँ से करंट निकलता है, पॉजिटिव से सर्किट में काम करके कुछ वर्क करके वापस से नेगेटिव में करंट आ जाता है। जनरली जो हम सेल्स यूज करते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने घरों में देखा है कि हमारा रिमोट वगैरह में जो सेल डलते हैं, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जिंक रॉड वगैरह जो भी होता है, तो अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, और फाइनली यहाँ पर एक पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है और नेगेटिव, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और फिर हम इससे कोई वर्क करवा सकते हैं, जैसे कोई बल्ब जलवा लिया, कोई मोटर है, कोई रिमोट में है तो वहां पे। तो बेसिकली सेल का काम क्या है? इस तरीके के सेल्स का केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेल कितने तरह के होते हैं बच्चों? इस तरीके से अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, एक है प्राइमरी सेल और दूसरा है बच्चों सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो है वो सिर्फ एक बार यूज हो सकते हैं। ये रिचार्जेबल नहीं होते, नॉन रिचार्जेबल। एक बार खत्म हो गए तो आपको दोबारा नए खरीद के लाने पड़ेंगे। ये जो है एक से ज्यादा बार यूज हो सकते हैं, ये रिचार्जेबल है। इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों? प्राइमरी मतलब एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, सेकेंडरी मतलब दो बार चार्ज कर सकते हैं, दो से ज्यादा बार चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें, डेनियल सेल है, लेक्लांच है, इसके अलावा वोल्टाइक है। ये तीनों के तीनों प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों, सेकेंडरी सेल में आपका एडिसन सेल आ जाता है, लेड एक्यूमुलेटर आ जाता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब इनमें से हमने कौन से पढ़ने हैं? डेनियल और लेक्लांच का हमारे सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों, पोटेंशियोमीटर वाला। तो वहां पे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और ज्यादा यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब केमिस्ट्री का पार्ट होता है। हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे बस फिजिक्स में। आइए बच्चों देखते हैं सेल किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करता है, कन्वर्ट करता है। और फिर हम देखेंगे ईएमएफ का मतलब क्या है। बच्चों देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है। तो पहले के जमाने में ये समझा जाता था कि सेल इधर से एक चार्ज भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स लगाता है। सेल जो है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पूरे सर्किट में सेल चलता है। और रास्ते में अगर कोई उसे जगह मिले काम करने की, जैसे बल्ब है तो उसे जला दिया, या कोई वायर है उसे गर्म कर दिया, इस तरीके से वर्क करता हुआ फाइनली दोबारा से पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाता है। अभी जो सेल ने वर्क किया, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, वर्क है तो फोर्स भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो इसको अगर हम क्लासिकल सेंस में समझें, तो सेल ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लगाई, जिससे उसने कुछ वर्क किया। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था, और यहीं से एक टर्म आई थी ईएमएफ, जिसका मतलब था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यही वो फोर्स है जो सेल इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, ताकि इलेक्ट्रॉन काम कर सके हमारे हिसाब से। लेकिन लेटर ऑन फिर कुछ और ज्यादा इसमें रिसर्च हुई, और ये माना गया कि सेल जो है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के भेजता है, उस पर वर्क नहीं करता है। जिस तरीके से ईएमएफ की पहली डेफिनेशन में समझाया गया था, सेल जो है एक चार्ज पे फोर्स लगा के वर्क नहीं करता। सेल इसको कुछ एनर्जी दे देता है, जिसको खर्च करते हुए ये पूरे रास्ते में जाता है, और जो भी इसको वर्क दिया जाए वो कर लेता है। तो आज का हमें क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है? लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सेल चार्ज को एक एनर्जी देता है, जिससे कि वो पूरे सर्किट में वर्क कर सके, ना कि
ये समझें कि सेल जो है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है और जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं। सो ईएमएफ जो टर्म थी ये पुराने जमाने में कॉइन की गई थी। आज भी हम ईएमएफ को ही यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम उसे समझेंगे एनर्जी की टर्म्स में, ना कि फोर्स की टर्म्स में, लेकिन यूज हम इसी वर्ड को करेंगे, ईएमएफ को ही। तो आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है। बच्चों देखो, आप बाजार से कोई भी सेल खरीद के लाते हो, जैसे अक्सर टॉयज वगैरह में या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें ये वाली बैटरी लगती है 9 वोल्ट की, ब्लू कलर की होती है। सो ये जो बैटरी होती है 9 वोल्ट की, क्या एक्चुअली में ये 9 वोल्ट हमें दे पाती है? ऐसा देखा गया है कि ये हमेशा 9 से कम देगी। जैसे 8.5 वोल्ट दे दिया इसने, या फिर 7 वोल्ट दे दिया, एक्चुअली में 9 वोल्ट डिलीवर नहीं कर पाती। तो 9 वोल्ट क्यों नहीं दे पाई? बची हुई वोल्टेज का क्या हिसाब है, वो किधर लॉस्ट हो गई? तो बच्चों समझना, जो इस पे लिखी हुई है ये है मैक्सिमम जो ये दे सकता है, जो कंपनी ने क्लेम किया है, साइंटिस्ट ने जो इसके ऊपर लिख के दिया है, ये मैक्सिमम है। और इसी को कहते हैं ईएमएफ, जो मैक्सिमम ये वोल्टेज डिलीवर कर सकती है। एक्चुअली में जितनी कर पाई वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के दोनों ही टॉपिक का आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। मैक्सिमम कितनी दे सकती है ये, जो क्लेम की गई है, लेकिन दे कितनी रही है 8.5 या 7, जो थोड़ी कम है, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की और उसने कहा इस गाड़ी की एवरेज जो है 25 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल है, 1 लीटर में 25 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन जब उसे एक्चुअली में टेस्ट किया गया, लोगों ने उसे यूज किया, तो वो शायद 19 या 20 तक ही दे पाई। तो ये जो एक्चुअली में दे पाई दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जितनी मैक्सिमम देनी चाहिए थी वो थी 25। ये है ईएमएफ। आइए देखते हैं इनको टेक्निकली फिजिक्स की भाषा में कैसे समझेंगे। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही साधारण सिंपल सा बेसिक अरेंजमेंट है। हमने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर एक जिंक रॉड डाल दी और एक कॉपर की रॉड डाल दी और एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया H2SO4, है ना, ये एसिड डाल दिया हमने एक। तो एक सेल बन गया बच्चों। देखिए सेल है तो काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, करंट देगा। कैसे देगा ये समझते हैं बच्चों। ये जो H2SO4 है ये इस तरीके से डिसोसिएट हो सकता है। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी वीक है, रिएक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए समझ लीजिएगा। तो बेसिकली क्या करेगा बच्चों, ये एक आयन रिलीज करेगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, सल्फेट आयन 2- ये H+। अब देखिए क्या होगा, ये जो जिंक है, ये जिंक जब इस एसिड के अंदर डाला जाएगा, ये रॉड डाली जाएगी, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक सल्फेट आयन है SO4 2-। अब ये सल्फेट आयन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये इस कंडीशन में बना रहे H2SO4 के साथ, यानी H हाइड्रोजन के साथ ही, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि ये जो जिंक है ये किसी तरह अगर आपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये जिंक आयन बन जाएगा ऐसे, और फिर SO4 2- जिंक सल्फेट 2+ के साथ मिलके ZnSO4 नाम का एक सॉल्ट बना सकते हैं। SO4 2- प्लस Zn2+। तो सल्फेट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो जिंक सल्फेट बना सकता है या एज H2SO4 एज इट इज रह सकता है। अब ऐसा देखा गया है कि जब वो इस स्टेट में रह रहा है तो वो एक हाई एनर्जी स्टेट में रह रहा है, लेकिन जब वो जिंक के साथ रह रहा है यहाँ पे तो एक लो एनर्जी स्टेट में रह रहा है। और हम सभी जानते हैं लो एनर्जी का मतलब है हाई स्टेबिलिटी। तो कोई भी चीज अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगी, तो सल्फेट के पास एक बहुत समझदारी वाला ऑप्शन है कि वो जिंक के साथ रह के जिंक सल्फेट बना ले, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एनर्जी किसके कंपैरिजन में कम होगी? H2SO4 के। मान लीजिए उसके साथ रहने में 100 जूल एनर्जी लग रही थी, यहाँ पे 70 जूल एनर्जी लग रही है। तो जो 30 जूल एनर्जी बची है उसको वो कहीं और इस्तेमाल कर सकता है। तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, डबल फायदा हो गया, स्टेबिलिटी भी बढ़ गई और थोड़ा सा एनर्जी भी सेव हो गई, जिसको किसी और काम में लगाया जा सकता है। तो बच्चों इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिंक का भी इसमें फायदा है, जिंक की भी यहाँ पे कम एनर्जी लग रही है। तो जिंक क्या करेगा, चुपचाप अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में।
अब वो Zn2+ जो है तैयार बैठा है यहाँ पे घूम रहे SO4 2- के साथ जिंक सल्फेट बनाने के लिए। लेकिन अड़चन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन SO4 2- को रिपेल भी कर सकते हैं। तो जिंक को कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रफा दफा हो जाए और फिर वो किसी तरह सल्फेट आयन को पकड़ के जिंक सल्फेट बना सके। अब ऐसा करने के लिए एक बहुत आसान सी चॉइस है बच्चों। देखो, जैसे ही यहाँ पर SO4 2- आया है, ये जो SO4 2- के साथ H+ है, ये वाले, ये यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। H+, क्यों इकट्ठे हो गए हैं बच्चों, ये ध्यान दें बच्चों। ये जो H+ है, ये जिंक आयन से रिपल्शन की वजह से यहीं इकट्ठा हो गए हैं, और चार्ज शेयरिंग की वजह से ये कॉपर रॉड जो है ये भी एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई है ना। सारे H+ यहाँ पे आ गए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल अगर बात की जाए तो अभी भी ये चीज न्यूट्रल है, ओवरऑल बात की जाए तो अभी भी ये चीज न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम किसी तरह यहाँ पे एक वायर लगा दें तो सारा काम बन जाएगा, है ना। हमने अभी कोई वायर लगा दी है, रेजिस्टेंस है इसमें, कुछ भी मान लीजिए R। तो इलेक्ट्रॉन्स को जिंक ने थोड़ी सी बची हुई एनर्जी दे दी है ना, उसको तो सेटिंग करनी है। तो जिंक ने जिंक सल्फेट बनाने के लिए जो एनर्जी बच रही है, जिसकी वजह से वो ये सब काम कर रहा है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दी थोड़ी सी, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भागने लगे, और पॉजिटिव है ये उनको अट्रैक्ट भी करेगा। तो जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भागे यहाँ पे, तुरंत ही एक SO4 2- आयन यहाँ से रवाना हो गया और वहां जाके जिंक 2+ को निकल गया और जिंक सल्फेट बन गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक साइकिल बन गया। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक का हिसाब रखना चाहते हो तो एक भी ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रवाना हुए, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुए, यहां जाने लगे, आधी जर्नी उनकी खत्म हो गई। अब अंदर क्या हो रहा है बच्चों, देखो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो SO4 2- के ऊपर चढ़े हुए हैं वो यहां से जा रहे हैं। तो अंदर सल्फेट आयन अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, बाहर वो अपने आप जा रहे हैं, फ्रीली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं। अब ऐसे में पूरा एक 2 इलेक्ट्रॉन्स की साइकिल चलने लगी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं करंट। तो बच्चों इस H+ का क्या हुआ, ये H+ ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको यूज कर सकता है ना, और ये एक इस तरीके से हाइड्रोजन गैस बना देगा, बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो बच्चों यहां से हमने देखा किस तरीके से एनर्जी सेव करने के लिए, एक तरह से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमता रहता है उसी बची हुई एनर्जी के साथ जो जिंक ने उसको दी है। तो यहाँ पे सबका फायदा हो रहा है। जिंक को सल्फेट चाहिए था, सल्फेट मिल गया, हाइड्रोजन अपनी मोर स्टेबल फॉर्म यानी गैस में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग गए, तो हमारा भी काम बन गया, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, अंदर कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। यही हम आज तक सेल में दिखाते आए हैं, ये हमारा सेल है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स बाहर कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, और अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव। वही चीज यहां पर हो रही है। अब देखिए बच्चों, ये जो सेल को एनर्जी दी, सेल ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो बाहर घूम रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे देखते हैं इसको करंट रेजिस्टेंस की टर्म्स में कैसे समझा जा सकता है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए ऐसा करने पे इलेक्ट्रॉन जो है बार बार यहाँ से यहाँ जो चक्कर काट रहा है, करंट क्या एस्टेब्लिश हो गया, आई, है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट। तो बच्चों देखिए, जो बाहर एनर्जी खर्च की इलेक्ट्रॉन ने हमारे रेजिस्टर के थ्रू, हमारे डिवाइस के थ्रू, सेल से बाहर, उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खर्च की, या हम यूं कहें जनरल लैंग्वेज में, जो भी वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, जो भी एनर्जी खर्च हुई पर यूनिट चार्ज आउटसाइड द सर्किट, वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और पूरे सर्किट में जो एनर्जी खर्च हुई पर यूनिट चार्ज, पूरे सर्किट में जो चार्ज ने वर्क डन किया, उसे कहेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ इंक्लूड्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों यहां से ईएमएफ हमारा क्या हुआ, ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर द एंटायर सर्किट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज आउटसाइड द सर्किट।
तो है तो दोनों एक तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस ही, बिकॉज वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारी बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। वर्क डन को हम क्या पढ़ते थे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन बाय चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दोनों की ही यूनिट्स रहेंगी वोल्ट्स। लेकिन बच्चों ये क्या है, पूरे सर्किट के अंदर है, और ये क्या है, ओनली आउटसाइड द सर्किट। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ईएमएफ के अंदर बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है आई इंटू आर, वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों एक अंदर भी क्रिएट हो जाता है। दोनों का सम कहलाता है ईएमएफ। अंदर वाले को हम यूज नहीं कर पाते। अब अंदर पोटेंशियल डिफरेंस किस बात का आया, ये तो समझ आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा किस लिए, वर्क डन और चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए होगा, अगर वर्क डन हो रहा हो और चार्ज भी हो। चार्ज तो बच्चों यहां मूव कर रहा है। अब वर्क डन कैसा, देखो अंदर भी बहुत सारा रेजिस्टेंस है। ये जो सल्फेट आयन है, इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन सवार होकर यहां से यहां जा रहे हैं, रास्ते में ये बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। जैसे कि ये सल्फेट आयन बाकी सल्फेट आयन से रिपल्शन फेस कर सकता है। कुछ H2SO4 के मॉलिक्यूल्स अभी भी डिसोसिएट नहीं हुए होंगे शायद, उनसे भी ये कोलिजन सफर कर सकता है। तो अंदर भी एक रेजिस्टेंस पिक्चर में आया, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो अंदर रेजिस्टेंस है बच्चों स्मॉल आर। अंदर करंट क्या है, करंट तो पूरे सर्किट में वही घूम रहा है। तो अंदर वाला जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, या उसे सिंपली हम पोटेंशियल डिफरेंस बुलाएं, वही एक सही टर्म होगी। तो अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो है आई इंटू आर। ये हमारे किसी काम का नहीं होता, एक तरीके से ये अंदर लॉस्ट हो गया। बाहर कितना डिलीवर हो पाया बच्चों, आई इंटू कैपिटल आर। तो जो बाहर डिलीवर हो पाया ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां से हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट, एक हमें बेसिक आइडिया सब चीज़ों का पता लग गया, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आइए थोड़ा सा मैथमेटिक्स और इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, पूरे सर्किट में एक ही करंट घूम रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा ईएमएफ था अल्टीमेटली था तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द एंटायर साइकिल। वर्क डन कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर किसी सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट, तो उसने हर चार्ज को 10 कूलम की एनर्जी देके भेजा है पूरे सर्किट में घूमने के लिए। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। कोई बैटरी अगर 9 वोल्ट की है तो उसने 9 जूल पर कूलम को देके भेजा है पूरे सर्किट में घूमने के लिए। बाहर कितना दे पाया, वो बात की बात है, 8 दे पाया, 6 दे पाया, 7.5 दे पाया। अंदर कितनी खर्च हो गई, बिकॉज ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, वो लॉस्ट हो गई। तो बच्चों देखिए, यहां पे सारी एनर्जीज का अगर हम सम कर लें, टोटल कितनी देनी थी सेल ने, ई। कहाँ इस्तेमाल हो गई, यहां पे इस्तेमाल हो गई आई इंटू आर। अंदर इस्तेमाल हो गई आई इंटू स्मॉल आर। ये जो बाहर हुई इसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, यानी आई इंटू आर हो जाएगा वी। तो ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में हेल्प करेगा। और यहां से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ में से कुछ घटा दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और ये किस लिए आया है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज यहां पे लॉस्ट हो गई जो बाहर डिलीवर नहीं हो पाई। सो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज ईएमएफ। अब यहां से हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कई सारी डेफिनेशंस बना सकते हैं जो बुक्स में लिखी हुई हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन तो यही है जो हमने बताई कि ईएमएफ इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर द एंटायर सर्किट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ओनली फॉर आउटसाइड द सर्किट। तो V और E कब इक्वल हो जाएंगे, जब I 0 हो जाए। तो अगर I 0 हो जाए, यानी कि जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो कितना होगा, ईएमएफ। यानी ईएमएफ क्या है, वो वोल्टेज या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो टर्मिनल्स के बीच में है सेल के, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो कहने का मतलब क्या है, आप बाजार से कोई भी सेल खरीद के लाते हैं तो उस पे जो 9 वोल्ट लिखा है, कितना भी लिखा है, वो उसका ईएमएफ है, क्योंकि आप अभी उससे कोई करंट नहीं ले रहे। जैसे ही आप उससे करंट लेने लगेंगे, आई नॉन जीरो हो जाएगा, 1 2 3 5 कोई भी वैल्यू आ जाएगी, और उस टाइम जो आप उससे ले पाएंगे दैट वुड बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। ऑलराइट बच्चों, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
पहला फैक्टर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मतलब उतना ज्यादा हमें रास्ता पार करना पड़ा, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड है बच्चों एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरियाज के। ये हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इनवर्सली है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, जितना ज्यादा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही आसानी होगी ट्रेवल करने में विद इन द रॉड। बच्चों विद इन द रॉड भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस में ही काउंट कर रहे हैं। ये इसके नीचे जितना भी है, जो भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, दैट इज ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा फैक्टर बच्चों आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कोलिजन हो सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप इस सोल्यूशन का, उतना ज्यादा आयंस को एनर्जी मिलने लगेगी और वो भागेंगे इधर उधर, रैंडम मोशन भी हो सकता है, तो उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो ये कुछ 4 फैक्टर थे जो हमने देखे। हालांकि बहुत ज्यादा सीबीएसई में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है कि ये इनको कैसे चेंज किया जाए या इस पर और कोई आप एम्फेसिस करें। तो बेसिकली हमने इसमें यही सीखा है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या रिलेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आता है। तो बच्चों आई होप आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।